साथियों, संविधान का जो आर्टिकल 16 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी, बहुत लंबी चर्चा हुई थी। उसके बाद ये संविधान में आया था। आर्टिकल 16 के पहले अगर आप भारत के संविधान का प्रियम्बल देखें तो ये प्रियम्बल क्या कहता है? ये सरकार की ड्यूटी है और हम सब की भी ड्यूटी है, एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सबको सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले, सामाजिक आर्थिक समानता आए और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले। तो नटसेल में ये कहें तो हमारे संविधान का जो मूल उद्देश्य है समता, समानता, समरसता, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसके लिए कट कर लोगे आप? ठीक। तो जो संविधान का मूल उद्देश्य है समता, समानता, समरसता, इसको प्राप्त करने के लिए ही एक आर्टिकल 16 इसमें रखा गया और 16 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है, केंद्र सरकार की भी ड्यूटी, राज्य सरकार की भी ड्यूटी, कि वो सबको समान अवसर दे। आप जरा बहुत गौर से सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्या इस देश में वर्तमान समय में सबको समान अवसर मिल रहा है? क्या नौकरियों में सबको समान अवसर मिल रहा है? क्या जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबको समान अवसर मिल रहा है? क्या आईएएस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, एनडीए, क्लैट, नीट, जितने भी एग्जाम होते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रही है। जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, जो संविधान निर्माता चाहते थे, उसके अनुसार व्यवस्था तो नहीं बनी। संविधान सभा में जब चर्चा हुई थी तो कहा गया था नौकरियों में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ये सरकार की ड्यूटी है। आज की डेट में क्या हो रखा है? आईएएस का एक एग्जाम होता है, एक पेपर आता है और पूरे देश के लिए कॉमन होता है। इंजीनियरिंग के लिए जो जेईई एग्जाम होता है, पेपर एक होता है सबके लिए। मेडिकल का एक एग्जाम होता है नीट, पूरे देश में पेपर एक कॉमन होता है सबके लिए। आपका एनडीए का जो पेपर होता है सबके लिए कॉमन होता है। रेलवे का पेपर सबके लिए कॉमन होता है। बैंक का पेपर सबके लिए कॉमन होता है। और तो छोड़िए, टीचर्स के सिलेक्शन के लिए जो टीईटी होता है और सीटेट होता है उसका पेपर भी सबके लिए कॉमन होता है। तो एग्जाम एक हो गया, एग्जाम का पेपर एक हो गया, जो पेपर आ रहा है उसका कंटेंट, उसका सिलेबस एक हो गया। लेकिन हमने बच्चों के साथ क्या कर दिया? सीबीएसई बोर्ड अलग कुछ पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। तो जब हमारा पेपर एक है, उसका सिलेबस एक है, तो फिर हम बच्चों को अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? अल्टीमेटली बच्चे 10-12वीं करके उनको कोई न कोई एग्जाम देना होता है। किसी को एनडीए देना है, किसी को बैंक देना है, किसी को रेलवे देना, किसी को इंजीनियरिंग में बैठना, किसी को मेडिकल में बैठना, हो सकता है कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस भी बनना। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ने के बाद घर तो नहीं बैठना, किसी का उद्देश्य नहीं होता घर बैठना। अल्टीमेटली सबका टारगेट होता है हमको एग्जाम देना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसको कंप्लीट करना है। तो जब सरकारों ने एग्जाम एक कर दिया तो ये किताब अलग अलग क्यों? संविधान कहता है आर्टिकल 16, इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, समान अवसर मिले। और वो समान अवसर तब मिलेगा जब इस देश में यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, यूनिफॉर्म करिकुलम होगा। इस देश में जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, इस देश में जब वन नेशन वन सिलेबस होगा, तब जाके ये जो एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे, बैंक, आईएएस, आईपीएस, एनडीए, क्लैट, नीट, जेईई, तब जाके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दुर्भाग्यवश हमने वन नेशन वन टैक्स तो कर लिया, बहुत सारी चीजें हमने नेशनल लेवल पे वन कर लिया, लेकिन एजुकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें हमने इक्वलिटी नहीं स्थापित किया, उसमें हमने यूनिफॉर्मिटी नहीं किया। लद्दाख का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, लक्षद्वीप का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, कच्छ का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, कामरू का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। और ये लद्दाख लक्षद्वीप छोड़िए, दिल्ली में 20,000 रुपए जो महीने फीस देता है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है।
10,000 रुपये जो फीस देता है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, 5,000 रुपये जो फीस देता है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, 2,000 वाले की अलग किताब पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में जाने वाला बिल्कुल ही अलग किताब पढ़ रहा है। आखिर मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की अलग किताब क्यों? एक प्राइमरी के टीचर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बच्चे की अलग अलग किताब क्यों? गरीब अमीर की अलग किताब क्यों? संविधान निर्माताओं की यह मंशा थोड़ी थी। और किताब अलग अलग है, फिर तो आप एक काम करो, पेपर भी अलग अलग करो। फिर तो आप एक काम करो कि इंजीनियरिंग मेडिकल का एक पेपर आप आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से सेट करो, इंजीनियरिंग मेडिकल का एक पेपर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से सेट करिए, एक पेपर आप यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग बनाइए, एक पेपर बिहार बोर्ड वालों के लिए बनाइए, एक पेपर बंगाल बोर्ड वालों के लिए बनाइए, एक गुजरात बोर्ड वालों के लिए बनाइए। अगर एग्जाम आपने एक किया है, अल्टीमेटली जो भी बच्चा पढ़ता है उसका उद्देश्य है कोई न कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, किसी न किसी एक एग्जाम में बैठना, भले वो क्लर्क एग्जाम में बैठे। तो जब एग्जाम सबका टारगेट, सभी बच्चों का टारगेट है किसी न किसी एग्जाम में बैठना, किसी कोई न कोई एक परीक्षा देना, और परीक्षा एक है तो उनका सिलेबस अलग अलग क्यों? जरूरत इस देश में है सारे एजुकेशन बोर्ड को मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। और ये हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर मिले, और एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। कहने का मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है एजुकेशन के ऊपर, राज्य भी बना सकता है। अब ये होगा कैसे, आप समझिए इसको। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा अधिकार कानून, आपने भी सुना होगा। उस राइट टू एजुकेशन में केवल एक शब्द जोड़ दिया जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन, बस। राइट टू एजुकेशन पहले चल रहा है, उसमें एक शब्द जोड़ा जाए उस कानून में, इक्वल, राइट टू इक्वल एजुकेशन। दूसरा उसमें क्या किया जाए, अभी वो 14 साल तक लागू होता है, उसको 14 साल को कर दिया जाए 18 साल। 12वीं का बच्चा 18 साल में कर लेता है, 18 साल तक बच्चा 12वीं कर लेता है। तो कानून बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन, और उसमें लिखा रहेगा 18 साल तक के बच्चे का फंडामेंटल राइट हो गया। और उसी में डेट कर दिया जाए कि जिस तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स चल रहा है, वैसे वन नेशन वन सिलेबस चलेगा। सीबीएसई आईसीएसई मर्ज कर दिया जाए, एक नया भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दिया जाए। सारे 18 साल तक के सारे बच्चे, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, एलिट, सारे क्लास के बच्चे किताब एक पढ़ रहे हैं। और ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूं, दुनिया के कई देशों में चल रहा है। अमेरिका में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है। अमेरिका में तो पहली से लेके 12वीं तक के टीचर्स की सैलरी एक होती है। वो टीचर पहली में पढ़ा रहा है, 8वीं में पढ़ा रहा है, 12वीं में पढ़ा रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। वहां पे अमेरिका में इनफैक्ट उसको कहते हैं एलिमेंट्री, प्राइमरी को, फिर जूनियर हाई स्कूल 6 से लेकर 8वीं को, और 9 से लेकर 12वीं को कहते हैं सीनियर हाई स्कूल। एलिमेंट्री, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल। और मैं वहाँ के टीचर से बात किया अमेरिका के, वो कहते हैं जी हमारी सैलरी एक होती है, कोई भेदभाव नहीं होता, और सिलेबस भी एक होता है, कंटेंट एक होता है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 जो कहता है तब मिलेगी जब इस देश में सबका सिलेबस कॉमन होगा, करिकुलम कॉमन होगा। रिजर्वेशन से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन से इतना चलो कर दिया आपने कि आपने एससी एसटी की मेरिट डाउन कर दिया, आईआईटी में या जेई में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ठीक है जी, उसका एडमिशन भी हो गया। लेकिन एडमिशन होना तो पर्याप्त नहीं है, बाद में उसको पढ़ाई करना है। जब वो सेमेस्टर का एग्जाम देगा तो पहले सेमेस्टर में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस कैलिबर का नहीं था, वो बेचारा कुछ अलग पढ़ के आया था, गरीब था, दलित था, पिछड़ा था, सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, अंग्रेजी उसने बहुत अच्छी नहीं पढ़ी, वो चीज़ें नहीं पढ़ी जो ज़रूरत थी, जो आईआईटी में पढ़ाई जा रही, उसके हिसाब से उसका जो स्कूल में वो किताबें नहीं चली, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका ड्रॉप आउट हो जाता है। आपने सुना होगा कितने सारे बेचारे जो रिजर्वेशन कोटे से जाते हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम, आईआईटी जब वहाँ पे कोर्स करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उन्होंने वो किताब पढ़ी नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार और दुनिया में छोड़ दीजिए, हमारे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है।
जो केंद्रीय विद्यालय होता है वो पूरे देश में है, लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक है, उसका सिलेबस एक होता है। जो केंद्रीय विद्यालय लद्दाख में है उसका बच्चा जो किताब पढ़ता है वही बच्चा कन्याकुमारी का बच्चा पढ़ता है। कच्छ के केंद्रीय विद्यालय में जो किताब चलती है वही कामरूप यानी असम में भी वही चलती है। तो पहली जरूरत यह है कि कम से कम प्रत्येक विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। हमने दुनिया भर की चीजें कर लिया लेकिन इस विषय में कभी सोचा ही नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल किया था कि हर देश के प्रत्येक विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। दुर्भाग्यवश हमारे ये विधायक दुनिया भर की चीजों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, छोटी छोटी बात पे सड़क जाम करके बैठ जाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा, आपके विधायक कभी केंद्रीय विद्यालय के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किए होंगे। आप खुद भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि आपके विधायक कभी भी केंद्रीय विद्यालय की मांग करने के लिए न कभी एचआरडी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे, न कभी धरना करेंगे, न कभी सड़क जाम करेंगे, न कभी हंगामा करेंगे, न विधानसभा में ऐसी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि जब केंद्रीय विद्यालय आएगा तो जो प्राइवेट दुकानें चल रही हैं वो दुकानें कमजोर हो जाएंगी। चंदा उनको मिलता है एजुकेशन माफियाओं से। इस देश का एजुकेशन माफिया नहीं चाहता कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। इस देश का कोचिंग माफिया नहीं चाहता कि वन नेशन वन सिलेबस लागू हो। पूरे देश में एक सिलेबस हो जाएगा तो ये जो कोचिंग की दुकानें चल रही हैं ये कोचिंग की दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। और जो किताब माफिया है, जो 50 रुपए की किताब 800, 900, 500 रुपए में बेच रहा है, वो नहीं चाहता इस देश में सबके लिए एक किताब चले, सब हर जगह एनसीईआरटी की किताब चले। तो जो सबसे बड़ी बाधा है आर्टिकल 16 को एक्चुअल में भारत में लागू करने में, वो ये तीन माफिया हैं। एजुकेशन माफिया, स्कूल माफिया नहीं चाहता वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, सीबीएसई या एससी सब मर्ज हो जाए। कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो जाए, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग सबके बच्चे एक किताब पढ़ें। और किताब माफिया नहीं चाहते कि सारे स्कूलों में एनसीईआरटी किताब लागू हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी किताब हर जगह लागू हो जाएगी तो वो जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो 50 रुपए की किताब 1,000 रुपये 800 रुपये में बेच रहे हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सबसे बड़ी बाधा यही है। लेकिन इसकी वजह से हमारा जो सबसे ज़्यादा जो समाज सफ़र कर रहा है वो हमारा दलित परिवार सफ़र कर रहा है, पिछड़ा परिवार सफ़र कर रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि 10,000 रुपये महीने फीस दे सके, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ा सके जहां जिस पेपर के हिसाब से आईआईटी का सिलेबस चल रहा है, जिस पेपर के हिसाब से आईआईटी का एग्जाम हो रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं कि हाई फाई 4 लाख 5 लाख रुपए दे के कोचिंग करा सके। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आर्टिकल 16 लागू करने की मांग करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने की मांग करिए। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा इस यूनिफॉर्म एजुकेशन का वो ये होगा कि जातिवाद का जो जहर है ना, जो जाति के आधार पे तोड़ा जा रहा है लोगों को, ये खत्म होगा। जातिवाद खत्म होगा। भाषा के आधार पे जो लोगों को तोड़ दिया जाता है वो खत्म होगा। क्लास के आधार पे अगड़ा पिछड़ा, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है ये खत्म होगा। कट्टरवाद खत्म होगा। आप कल्पना करिए कि 18 साल तक सारे बच्चे एक किताब पढ़ रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर वाला भी वही किताब पढ़ता है, डीपीएस वाला भी वही किताब पढ़ रहा है, मदरसा वाला बच्चा भी वही किताब पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल वाला भी, सरकारी स्कूल वाला भी, विद्या मंदिर वाला भी, वैदिक स्कूल वाला भी, सारे बच्चे एक किताब पढ़ रहे हैं 18 साल तक। उसके बाद वो जो पढ़ना पढ़े, धार्मिक किताब पढ़ना अपने घर में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 वर्ष तक सब एक किताब पढ़ रहे हैं। तो कट्टरवाद कम होगा कि नहीं होगा? मजहबी उन्माद कम होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, अलगाववाद भी कम होगा, जातिवाद भी कम होगा, देश की एकता अखंडता भी मजबूत होगी। तो इसके बहुत फायदे हैं आर्टिकल 16 को लागू करने के। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी आपने संसद और विधानसभा में आर्टिकल 16 पे चर्चा सुनी नहीं होगी। मीडिया में भी आपने आर्टिकल 16 पे कभी चर्चा करते हुए नहीं सुना होगा। छोटी छोटी बात पे तू मैं करते देखा होगा। आर्टिकल 16 को लागू करने पे नहीं सोचा होगा आपने। ये आर्टिकल 16 लागू हो जाएगा तब वास्तव में यहाँ पे जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसका उत्थान होगा। फिर उसके बच्चे भी बराबर के स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बच्चे वही किताब पढ़ेंगे जो मंत्री जी के बच्चे पढ़ते हैं। जब तक किसान का बच्चा और कृषि मंत्री का बच्चा अलग अलग किताब पढ़ेगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। जब तक टीचर का बच्चा और एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चे की किताब अलग होगी तब तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। जब तक मंत्री का बच्चा और संतरी का बच्चा
एक किताब नहीं पढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, वो भावना मिलने वाली, जुड़ने वाली भावना आएगी नहीं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसद, अपने विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करने की मांग करिए। और एक बात मैं छूट गया था, बता दूं, कुछ लोग कहते हैं होगा कैसे। तो इस देश में वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ, उसके लिए क्या मैकेनिज्म क्या है? नेशनल लेवल पे एक जीएसटी काउंसिल है, केंद्र के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं। उसी पैटर्न पे नेशनल लेवल पे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है। केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैथ में 3 चैप्टर केरल का उठा लीजिए, 2 चैप्टर बंगाल का उठा लीजिए, 3 चैप्टर बिहार का उठा लीजिए, 2 चैप्टर आईसीएसई बोर्ड का उठा लीजिए। एक आपको एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ेगी जो देश भर के मैथ का सिलेबस देखेगी, सारे राज्यों का मैथ का सिलेबस देखेगी, सीबीएसई का मैथ का सिलेबस देखेगी, आईसीएसई का भी देखेगी, और उसमें एक किताब निकाल देगी। तो 80% जो सिलेबस है वो पूरे देश का एक किया जा सकता है। फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में तो अंतर हो करने का कोई मतलब नहीं। केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो जाएगा, मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो जाएगा, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो जाएगा, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक हो जाएगा, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक हो जाएगा, हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक हो जाएगा। अंतर क्या हो सर? हाँ भाई ठीक है, 10 किताब चलानी है आपको तो 8 किताब आप सेंट्रल लेवल पे चला दीजिए, 2 किताब आप राज्यों को छूट दे दीजिए कि भाई एक किताब अपने आप लोकल ज्योग्राफी, लोकल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए रख लीजिए, एक किताब अपने लोकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाने के लिए रख लीजिए, 2 किताब राज्य चला सकते हैं बाकी, लेकिन 8 जो मेन सब्जेक्ट है उसकी किताब पूरे देश में एक हो जाएगी। जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस का एग्जाम, वो तो मेन सब्जेक्ट के ऊपर होता है, वो कोई लोकल नॉलेज उस पर टेस्ट होती नहीं है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये संभव भी है, दुनिया के कई देशों में चल रहा है, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में चल रहा है, यही हमारा संविधान कहता है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसलिए हम प्रत्येक दिन संविधान के एक नए आर्टिकल पे चर्चा कर रहे हैं। संविधान को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है लोगों को क्योंकि संविधान लोग पढ़ लेंगे तो मांग करेंगे कि अच्छा ये काम तो किया नहीं आपने, बातें बड़ी लंबी लंबी करते हो, संविधान को तो लागू नहीं किया आपने। तो ये जो चर्चा है ये टीवी पे होती नहीं, रेडियो पे होती नहीं, संसद में होती नहीं, विधानसभा में होती नहीं, इसका प्रचार प्रसार अब आपको ही करना है। आपको इसको फैलाना है, आपको इसको बढ़ाना है, आपको मांग करनी है, आपको इसके लिए जो जो आप कर सकते हैं आपको करना है। आशा करता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अब समय आ गया है एक राइट टू इक्वल एजुकेशन बने। जैसे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट बनाया जाए। और पढ़ने पढ़ाने का माध्यम अलग हो सकता है, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, यूपी बिहार वाले अपनी मातृभाषा में पढ़े, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन कंटेंट और सिलेबस कॉमन हो। जब ये होगा तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, तभी अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद कम होगा, तभी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो संविधान हमारा कहता था, जो आर्टिकल 16 कहता था।